और अंशु फराद आवांशु हो गया। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ और रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। ये जो इल्म है ये खुदाई इल्म है और खुदा की रज़ा, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम नहीं होता। और ये शफ़ाई अमल जो है, जो इंसान का जो इल्म है, इंसान की जो साख्त है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी एनाटमी है, उसकी जो पैथोलॉजी है, इसको समझना इंतहाई दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और इसके अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, उसके समझने के लिए कई सदियाँ गुज़र गई, लेकिन अभी तक इंसान इसके अफ़हाल को समझ रहा है, इसकी साख्त को अभी समझ रहा है। और बेशुमार नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये तख्लीक जो है किसी इंसान की नहीं है। क्योंकि जिसने साइकिल बनाई वो साइकिल को समझता है, जिसने गाड़ी बनाई उसको गाड़ी को समझता है, और जिसने कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर को समझता है। तो ये इंसान चूँकि खुदा ने बनाया, और ये इसको समझना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा मेरे हाथों जो है वो नज़ला भी नहीं ठीक होता और कैंसर ठीक हो जाता है। तो असल में खुदा ये बावर कराना चाह रहा होता है कि अगर तू मेरी वसातत से इसकी दस्तरस हासिल करेगा तो तुझे ज़रूर मिलेगी। लेकिन तू जहाँ अपनी अक्लमंदी ज़ाहिर करेगा तो वहाँ बाज़ दफ़ा आपकी चीज़ें आपके पास साइड पे पड़ी होती हैं, आपके पास पड़ी होती हैं, लेकिन आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता। मैंने कई दफ़ा, कई सौ दफ़ा कई दवा पड़ी होगी, 1000 दफ़ा भी पड़ी होगी, लेकिन जब भी उसको कई दोबारा पढ़ता हूँ तो उसमें से कोई नई चीज़ निकल आती है। तो एक तो जो डॉक्टर है, जो तबीब है, ये जो पावर है ना, शफाई पावर, ये बेसिकली खुदा के पास है। और खुदा किसी को वदियत करता है कि ये जो इंसानों का, दुनिया में सबसे सुपीरियर इल्म जो है वो इंसानों का इल्म है। इंसानों के बारे में जानना, उनके अंदर खराबियों को दुरुस्त करना। और अगर डॉक्टर जो है, हमारे डॉक्टर इस बात की अहमियत को जानें कि ये जो पावर है ये डेलीगेट कहाँ से होती है, ये खुदा की तरफ से होती है, तो फिर शफाई अमल आता है। तो हमें समझते हैं। और मैंने बेशुमार काबिल लोग देखे हैं जिनकी बहुत अच्छी मेमोरी है, जिनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, पूरे मटीरियल मेडिकल याद हैं, तो इसके बावजूद जो है ना मरीज़ उनसे नहीं ठीक होता। तो एक अलहदा एक ये सन्फ है, एक ये गुर है, ये इसको समझें, या इसको एक शफा के अमल में एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर आप जितना भी मर्ज़ी है सीख लेना तो बात बनेगी नहीं। तो शफा उसी हाथ में आएगी कि जो सबसे पहले इस बात पर यकीन कर लेगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ, चूँकि किसी इंसान को ठीक, और इंसान की ज़िंदगी और मौत का कोई बंदा जो है वो सबब नहीं बन सकता जब खुदा ना चाहे। तो मैं शुरू में जो कलमात पढ़ता हूँ उसका मफ़हूम भी यही है कि ये जो ज़िंदगी है ये देने वाला भी अल्लाह है, और ये ज़िंदगी लेने वाला भी अल्लाह है, और देने वाला भी अल्लाह है। तो लिहाजा हम जब भी शुरू करें, जब भी किसी का इलाज शुरू करें, तो ये इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, ये आपकी नीयत होनी चाहिए कि शफा खुदा ने देनी है और मैं उसका एक कारिंदा हूँ। तो तब बड़े मसले हल हो जाते हैं।
तब आपकी अक्ल बड़ी अच्छी काम करती है। तो कहने का मकसद है कि मैं एक नई सीरीज़ जो मैंने शुरू की थी, मैं जब इसको पढ़ता हूँ और जब मैं इसके बारे में देखता हूँ तो मैं अक्ल दंग रह जाती है कि कहाँ कहाँ इंसान को खुदा जब मारना चाहता है तो कहाँ से उसको मारता है। उसको अपने वजूद से मार देता है। उसको किसी बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी वायरस की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी कातल की ज़रूरत नहीं है, छुरी की, गोली की, डंडे की ज़रूरत नहीं है, किसी सांप के कांटे की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब वो ऊपर से उसका काम ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर जो खुदा ने एक निज़ाम पैदा किया है, वो उसका नाम जो है इंसान का मदाफ़ती निज़ाम है। कि जो मदाफ़ती निज़ाम आपको हज़ारों किस्म के बैक्टीरिया, हज़ारों किस्म के वायरस, एनवायरनमेंट से हज़ारों किस्म की जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को मारना चाहती हैं, उससे बचाता है। और देखें, आप रोड क्रॉस करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप जंगलों में घूमते हैं, तो आपके अंदर इतनी सेंस होती है कि आप एक एक सेकंड से चीज़ों से बचते निकल जाते हैं। तो वो अगर एक सेकंड इधर उधर हो जाए तो गाड़ी की टक्कर हो सकती है, वो एक सेकंड इधर हो जाता है किसी बिल्डिंग से आप गिर सकते हैं, कहीं फंस सकते हैं। तो ये बड़े इतने तेज़ सेंस खुदा ने इंसानों को दिए हैं। दुनिया के सबसे सुपीरियर सेंसेस जो हैं, रिफ्लेक्सेस जो हैं, वो इंसान के पास है। तो ये तभी हादसात भी तभी होते हैं कि ये ज़रा से सेंस में इधर उधर हो जाता है कि इतना जो कहते हैं ना कंप्यूटराइज सिस्टम इतना एक्यूरेट होता है। लेकिन खुदा ने जो इंसान के अंदर कंप्यूटर फिट किया हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक्यूरेसी पाई जाती है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ हमने एक सीरीज़ जो शुरू की है, मैं इसको जब पढ़ता हूँ तो अक्ल दंग रह जाती है कि खुदा ने इंसान को अपने अंदर से कैसे, जब वो मारना चाहता है तो कैसे मारता है। दुनिया में बेशुमार पावरफुल और ताकतवर, दुनिया में मैंने हिस्ट्री पढ़ता हूँ, कब देखता हूँ तो बड़े बड़े ताकतवर दुनिया में लोग आए। फ़िरौन जैसा बंदा, और फ़िरौन एक पूरी रेस है, नस्ल है फ़िरौनों की। वो जब मैं पढ़ता हूँ तो देखता हूँ, और फिर जब खुदा उसको मारता है तो कैसे किस अंदाज में मारता है कि अकड़ रह जाती है। हलाकू खान ने दुनिया पाँव तले रोन दी, और जब उसको मारना चाहा उसने तो एक मच्छर के डसने से वो मर गया, उसको मलेरिया हुआ तो मर गया। सिकंदर आज़म जैसा इतना बड़ा फतवात करने वाला बंदा कहाँ से दुनिया सारी को फ़तह करते करते जब मरा तो उसको भी मच्छर ने काटा। छोटे से उसने मच्छर ने काटा, ना कोई तलवार थी, ना फ़ौज थी, ना कोई, सब फ़ौजों को वो रोनता जा रहा था। लेकिन जब खुदा ने उसको मारना चाहा तो मच्छर से मरवा दिया। तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में वाक़यात हैं जिसे हमें सबक सीखना चाहिए। मैं कहने का मकसद ये है कि हम जब इंसानों का हम इलाज करें तो उसमें जो है सिर्फ ये पहलू हमारे जहन में बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए कि जी हमने इससे कितने पैसे कमाने हैं। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात किसी मेरे दोस्त ने, बड़ा अच्छा डॉक्टर है वो, तो उसने कही थी कि आपकी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है जब आपके जहन में ये बात हो कि मुझे ये पैसे कितने देता है, तो आपकी टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, होती है, आपके पैसों की तरफ चली जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फोकस उस पर नहीं कर पाएंगे कि यार मैं इससे 10-20 हज़ार रुपया ले रहा हूँ, अच्छा ले रहा हूँ, वो आप कहाँ यूज़ करूँगा। आपकी टेंशन बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगी। आपकी पहली प्रायोरिटी, और हमारी आदत है कि हम लोगों को पहले देखते हैं उसके बाद पैसे लेते हैं, हम पहले पैसे नहीं लेते। और हम इतने पैसे इसलिए भी नहीं लेते, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं फोकस नहीं करना चाहता, मैं अपनी टेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहता। और उसका खुदा ये सलाह देता है कि जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपया पैसे लेते हैं ना एक एक मरीज़ से, हम उनसे कई गुना ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन हमारे जहन में नहीं होता कि यार ये 400 रुपया 800 रुपया देगा या नहीं देगा, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगला दे देगा, उसे अगला दे देगा। तो जब मैं ये सोचूंगा
कि यार मैंने इससे 10,000 रुपये, अच्छा 10,000 पता नहीं ठीक भी होगा या नहीं, अच्छा ठीक होगा नहीं, इसको मैं कैसे, मेरे कितने, मतलब आपकी टेंशन कभी फोकस से नहीं हो सकती। और ये ऐसा मामला है इंसानी जिस्म का कि आपकी जो अटेंशन है, आपकी तवज्जो इस पर बड़ी फोकस होनी चाहिए। मैं दिन में 300-400 बंदा रोज़ देखता हूँ। कल भी मेरे ख्याल में हमने कोई 350-400 पौने 400 बंदा देखा होगा। तो हम इतने फोकस होते हैं कि मैं 1 मिनट लगाता हूँ मरीज़ पे, लेकिन वो 1 मिनट इतना होता है कि मैं मरीज़ के अंदर पूरा घुस जाता हूँ, पूरा मैं उसका एक्सरे कर लेता हूँ 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगर मेरी तवज्जो कि इधर उधर डाइवर्ट होगी तो फिर मैं उसको 10 घंटे भी लगाऊंगा तो मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं ना बड़ी लंबी चौड़ी। तो मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ कि मैं जब शुरू में मरीज़ देखता था तो हम भी मरीज़ पे बड़ा टाइम लगाते थे, आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं थी। जब आपको समझ आ जाए ना तो फिर आपको ये पहचानने में गलती नहीं लगती कि ये मेरा चाचे का पुत्र है, ये मेरे मामे का पुत्र है, ये मेरी खाला है। कितनी देर लगती है कि ये मेरी खाला है, ये मेरा मामू है, ये मेरा चाचा है, मेरा ताया है, ये मेरा महल्लेदार है, ये मेरा पड़ोसी। कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं लगती ना, जब आपको शनाख्त हो जाती है। तो जब आपको चीज़ों की शनाख्त हो जाती है तो फिर कोई देर नहीं लगती। और जब खुदा आपको शनाख्त नहीं करना चाहते तो सारी जिंदगी भी एक मरीज आप ठीक नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका फोकस ही नहीं है। और साइंस इस बात पे बेस करती है कि थ्योरेटिक क्या है और फिर एक्सपीरियंस के साथ साइंस प्रूव करती है। हमने बेशुमार चीज़ों को प्रूव किया, बेशुमार चीज़ों को समझा, और खुदा की रज़ा के साथ, उसकी हमायत के साथ, उसकी उसी की को फोकस करके तो आपको चीज़ें, जब भी आपको कोई, अब ये नई नई सीरीज़ जब मैं शुरू करता हूँ तो मेरे जहन में देखें पूरी होम्योपैथी बरादरी पड़ी थी। कब से होम्योपैथिक सिस्टम कायम हुआ, किसी का ऑटोइम्यून डिजीज़ सीरीज़ करने का जहन में भी नहीं आया हमें। तो हमारे जहन में क्यों आया कि हम खुदा की रज़ा पे चलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी तहकीक हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए जो इंसानों की फलाह और उनकी सलाह और उनकी बका के काम आए। तो टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास वही सीरीज़ चल रही है और आज इस सीरीज़ का बहुत आम टॉपिक है। हम पहले एक एक ऑर्गन्स की कर रहे थे कि लंग्स का ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या हो सकती है, ब्रेन की ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या हो सकती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, सीलिएक क्या होता है, बड़ी डिटेल्स हमने हार्ट की ऑटोइम्यून डिजीज़ की। आज जो हम डिजीज़ करने जा रहे हैं इसको कहते हैं SLE, सिस्टेमिक लूपस। ये बेसिकली ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है बेयक वक्त। तो इसलिए ये इसको आप अगर ये बड़ी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बड़ी आम टॉपिक है आज वाला। जितनी वैसे भी सारे ऑटोइम्यून बड़े आम थे, लेकिन ये आज वाला टॉपिक बड़ा आम है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऑटोइम्यून पे आपकी काफ़ी अच्छी दस्तरस हो जाएगी। आते हैं जी टॉपिक पे, लाएं जी। आज का अफरोज़म है मेरे पास। हमारी एक ये भी बड़ी रूटीन है कि देखें, आप एनाटमी भी जानते हैं, आप फिजियोलॉजी भी जानते हैं, आप पैथोलॉजी भी जानते हैं, आपने मटीरियल मेडी का भी पूरा अच्छा अबूर हासिल किया हुआ है, आप रेपर्टरी से भी बड़े अच्छे वाकफ़ हैं, ठीक है जी। और आजकल कंप्यूटराइज भी वो लोग जो रेपर्टराइजेशन करते हैं, सबके आप बेशक जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन अगर आपको असूल इलाज का इल्म नहीं है, असूल इलाज का इल्म नहीं है, तो फिर नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे आप मुसलमान हैं तो आपको ये नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कितने औकात हैं, कौन कौन से फ़राइज़ हैं, कौन कौन से हकूक़ हैं, तो फिर आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते।
इसी तरह जब तक आप किसी भी सिस्टम के कायदो ज़वाबित से वाकिफ़ नहीं हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक के असूल का पता होना चाहिए, कहाँ इशारा होता है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ मैंने राइट लेना है, टर्न लेना है, इशारा देना है, कैसे चलना है, तो कितना डिस्टेंस रखना है। तो ये चीज़ें जब तक आपको इल्म नहीं होंगी तो आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो सकते, आपने कहीं गाड़ी मारनी ही मारनी है। तो असूल इलाज जो है आपकी ऑर्गेनन में उसने लिखा, और बहुत खूबसूरत, मैं कहता हूँ मैं जब पढ़ता हूँ ना ऑर्गेनन तो मज़ा आ जाता है कि इतना उसने खूबसूरत लिखा है। और वो अल्लाह का बड़ा बड़ा नेक आदमी था और खुदा ने उससे बहुत बड़ा काम लिया। हनीमन जो था उससे खुदा ने बहुत बड़ा काम लिया और उसने बहुत खूबसूरत ऑर्गेनन लिखी। आज हमारे पास जो है वो जो अफरोज़म है वो 200 नंबर है इसका, और इसमें वो कहता है कि अगर मकामी अलामात बरकरार रहती हैं तो बीमारी की मुकम्मल इलाज के लिए होम्योपैथिक दवा दरियाफ्त हो जाती है। अगर अंदरूनी इलाज के बावजूद मकामी इलाज बरकरार रहती हैं तो इससे ज़ाहिर था कि शफा मुकम्मल नहीं हुई। हम कोई पिछले 10-12 अफरोज़म इसी पे फोकस हैं, और इसलिए फोकस हैं कि आप ज़ाहिरी चीज़ों को ना देखें, उनके पीछे छुपी बात को देखने की कोशिश करें। वो ये कह रहा है कि ज़ाहिर पे मत जाएं, बातन पे जाएं, आप उसके अंदर जाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उस कॉजेटिव फैक्टर को पकड़ें। दुनिया में सबसे जो हर जगह ये लॉ, ये नेचुरल लॉ है कि व्हाट इज़ द कॉज एंड व्हाट इज़ द रेमेडी। कॉज क्या है उसके मुताबिक दवा क्या होगी। तो वो कहता है कि अगर मकामी अलामात बरकरार रहती हैं तो बीमारी की मुकम्मल इलाज के लिए होम्योपैथिक दवा दरियाफ्त हो जाती हैं, और अगर अंदरूनी इलाज के बावजूद मकामी इलाज बरकरार रहती हैं तो इससे ये ज़ाहिर है कि शफा मुकम्मल नहीं हुई। और अगर मकामी अलामात ख़त्म हो जाती हैं और ये बात साबित थी कि मर्ज़ का मुकम्मल खात्मा हो चुका। जब वो कहते हैं कि आप इलाज करते हैं हर तरह से, लेकिन मकामी जो जो सिम्टम्स हैं क्योंकि वो अगर बरकरार रहती हैं, अगर आप ये देखते हैं कि जो हियरिंग के बेसिकली 4 कवानीन हैं, हियरिंग लॉज उसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जब शफा का अमल शुरू होगा तो अप टू डाउन होगा, सर से नीचे होगा, अंदर से बाहर का रुख होगा, और बाहर से अंदर का रुख जो है ये उल्टा रुख है। और अलामात रिवर्सल ऑर्डर में ठीक होंगी कि जब जो अलामत सबसे पहले आएगी वो जाते हुए सबसे आखिर जाएगी। और इसी तरह कम वाइटल आर्गन जो है वो वाइटल आर्गन से डिजीज़ कम वाइटल आर्गन की तरफ आके ख़त्म होगी, अंदर से बीमारी बाहर का रुख इख्तियार करेगी और फिर स्किन्स पे आके वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो उस लॉ को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर कहता है कि मकामी अलामात ख़त्म हो जाती है तो ये बात साबित थी कि मर्ज़ का मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था और तमाम बीमारी मतलूबा मुकम्मल शफा हासिल हो चुकी है। अगर बेहतरीन शफा हासिल करने के लिए ये एक नाकाबिल यकीन और नागज़ीर बरतरी है। तो वो ये कहता है कि इस असूल पे कायम रहें कि डिजीज़ जो मकामी है उसको अंदरूनी कॉज समझ के फिर आप उसका इलाज करें, तो आपका जो है एक नाकाबिल यकीन और नागज़ीर बरतरी होगी, ऐसी कि लोगों की अक्ल दंग रह जाएगी कि ये कैसे ठीक हो जाता है। आए जी टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज़ द लूपस? ये लूपस क्या है? Lupus erythematosus is a chronic inflammatory disease where the immune system attack its own tissue. ये जो हम शुरू से इस बात को हम कर रहे हैं, शुरू से बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो ये है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, किसी जरासीम के ख़िलाफ़, तो वो मिस्टेकनली अपने जिस्म पे अटैक कर देता है और वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो यही कह रहा है कि लूपस इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एक्यूट नहीं, क्रॉनिक है।
द इम्यून सिस्टम अटैक इज ऑन टिश्यूज, कि अपनी बॉडी के टिश्यू पे वो अटैक कर देगा और उसको, अब वो ये कहता है कि ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ जी, वो कहता है हर साल कोई तो जो है ना 16,000 के करीब जो है ना वो सिर्फ एक दुनिया में अमेरिका की स्टडी उसने दी है कि ये लोग जो है ना इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं लूपस से, और इसमें 90% ऑफ लूपस पेशेंट जो हैं वो 15 से 40-45 साल की उम्र में होते हैं। 15 साल 90% पेशेंट जो हैं, और जो अफ्रीकन लोग हैं या जो काले हैं और ओल्ड जो अमेरिकन ट्रेडिशन है, वो जो है ना 3 टाइम जो है ना आम जो गोरे लोग हैं उनसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल एक डाटा है। 20% ऑफ पीपल विद लूपस हैव ऑफ पेरेंट, 20% ऐसे लोग हैं, 20% वो लोग हैं जिनको लूपस की बीमारी होगी जिनकी फैमिली के अंदर लूपस थी, बस उनके वालदैन को लूपस थी या उनके बहन भाइयों की थी। तो 20% दुनिया में वो लोग हैं जो अपनी फैमिली इनहेरिट करता है लूपस को। 20% ऑफ पीपल्स विद लूपस हैव पेरेंट्स और सिबलिंग ऑफ सिबलिंग का मतलब यह है कि बहन भाई। तो वो लोग में ये एक आप समझें कि ये लूपस जो है ये एक तो इनहेरिट भी होती है और फिर फीमेल में ये ज़्यादा पाई जाती है, और एज में उसने कहा कि 15 से 44 ईयर्स तक इसके ज़्यादा चांसेस है, 90% लोग। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ लूपस क्या है? एक तो सिस्टेमिक लूपस है। सिस्टेमिक लूपस क्या है कि मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस इज द सिस्टेमिक लूपस। इसको हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। वो कहता है ड्रग इंड्यूस लूपस है दुनिया में। वो कहता है ड्रग अब्यूज, कुछ ड्रग्स का वो जिक्र भी कर रहा है। दुनिया में इस वक्त मेडिकल साइंस को जिस बात का चैलेंज है वो ड्रग्स अब्यूज का है। तो दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है उनके पास। ड्रग्स अब्यूज का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसको इस वक्त वर्ल्ड को, कि उनकी अपनी ही दवाइयाँ जो हम देते हैं वो ही इंसानी जिस्म के खिलाफ, और वो उसकी भी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और वो मिस्टेकनली इस किस्म के काम करता है। ड्रग्स अब्यूज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, ड्रग्स की अब्यूज़ को आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आपको बेशुमार ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे जो सिर्फ दवाई को एंटीडोट करने से आप ठीक कर लें, सिर्फ दवाई को। और मेरा एक एक्सपीरियंस है 50-60 लाख बंदा देखने के बाद कि 50% पेशेंट जो इस वक्त दुनिया में घूम रहा है वो ड्रग अब्यूज़ है। 50% नेचुरल डिजीजेज हैं और 50% वो लोग हैं जो दवाइयों की वजह से ख़राब हुए हैं। मेरा एक टॉपिक है सप्रेशन पे, जिस पे हमने मेरा कोई 32 घंटे का वो लेक्चर्स हैं
डिफरेंट टोटल। उसमें हमने ये जो सप्रेशन हम करते हैं दवाइयों के ज़रिए या ड्रग्स अब्यूज़ की वजह से जो जिस्म में खराबियां पैदा करते हैं, इसका बहुत रोल है। और इसके लिए कोई किसी के पास कोई हल नहीं है मासवाई होम्योपैथिक, किसी के पास कोई हल नहीं है साहब। और मैं बेशुमार केसेस ऐसे मैं ठीक करता हूँ जो ड्रग्स अब्यूज़ को हम ख़त्म कर, बेशुमार एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मसलन मैंने आज से कोई 25 साल पहले, मेरी अवाइल प्रैक्टिस का ज़माना था, एक बच्ची के जिस्म पे लेकोडर्मा था, पूरी बॉडी पे लेकोडर्मा था, वाइट जो पैचेस होते हैं जिसको वो कहते हैं विटिलिगो भी कहते हैं, बर्स जिसको कहते हैं। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली उसको, तो उसकी हिस्ट्री में बेताशा मेडिकेशन थी, बार बार वो बीमार होती थी। तो वो बच्ची सिर्फ नक्स अमीका मैं उसको 6 महीने देता रहा 30 में, और बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो ये दिस इज़ द ड्रग अब्यूज़। अभी मेरे पास एक बड़े अच्छे आई ऑफिशियल आए हैं, तो वो ड्रग अब्यूज़ की मैं बात करता हूँ। तो उनको बर्स था, और बर्स था। तो मैंने जब थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी तो मैंने कोई स्टोमक के प्रॉब्लम कहा, मुझे एच पेलोरी भी पॉजिटिव था। तो मैं एच पेलोरी उनको देता रहा और 15 दिन में वो पूरा फेस साफ हो गया। कॉजेटिव फैक्टर कितना आम है, ड्रग अब्यूज़ के साथ साथ आपको कॉजेटिव फैक्टर भी देखना है। अब मेरे पास बेशुमार ऐसे लोग हैं जो, मसलन मेरे पास अभी पिछले दिनों में 4-5 केसेस ऐसे थे जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया था। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, फेशियल पेन होता है, और जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जैसे बिजली का शॉक लगता है, और ये बड़ा मुश्किल सा काम है। तो वो जो थे, कोई जो इंग्लिश दवाइयाँ जैसे टेग्रोल खा रहा है, एपीवॉल खा रहा है, एपिलेप्सी की दवाइयाँ दी जाती हैं दूसरे तरीका इलाज में, और एक एपिटैड दवाई है जैसे, वो भी इसके लिए यूज़ होती है। तो वो पेशेंट कहते थे कि जी हमारे साथ ये मसला है कि हम इससे ठीक तो हो नहीं रहे, हमें इतनी दवाई खानी पड़ती है, उसके बावजूद हम ठीक, दर्द हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ पता नहीं, कुछ सेंस नहीं होता कि हम कहाँ पड़े, हमें दुनिया का कोई होश नहीं होता। तो मैंने वही टैगरोल को मैंने पोटेंटाइज किया, हमने लड़कों का इसको डाइल्यूट करो जी 6 टाइम पे, और मैंने कहा वो टैगरोल छोड़ दे या ये टैगरोल खा दो। तो उस टैगरोल से उस बंदे ने कहा जी मैं होश में भी आ गया हूँ और मेरा दर्द भी ठीक हो गया, क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म था। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये कहाँ प्रूव था, ओ भाई ये कहाँ प्रूव था, ये हज़ारों लोगों पे प्रूव, करोड़ों लोगों पे ये बात प्रूव है। अब ये ठेका सिर्फ होम्योपैथिक का नहीं है कि वो प्रूविंग करें, प्रूविंग बहुत सारी जो है वो दूसरी जगह पे भी हो रही होती है। आपकी अगर सेंस है तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्नेक प्रूविंग, बाइटिंग प्रूविंग किया कि वो सांप डसवा के हमने प्रूविंग की है, सांप डसवा के तो नहीं प्रूविंग की, एक्सीडेंटल लोगों को, कोई कहता है मेरे सांप मुझे डसवा, मासवा एरिंग का दिमाग खराब था कि उसने सांप को पकड़ा और उसकी सिम्टम उस पर जारी, वगरना सांप को कौन डसवाता है। तो वो प्रूविंग एक्सीडेंटल प्रूविंग है। अब एक ड्रग्स है वो यूज़ हो रही है और पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, और उसकी स्टडी में आया हुआ है कि ये काम करती है, तो क्या वो प्रूविंग दुरुस्त नहीं है? वो बिल्कुल दुरुस्त प्रूविंग है। अब जैसे एक पेशेंट था, वो उसको रीनल फेलियर, उसको एपिटैट एक दवाई थी, वो हम ट्राइजेमिनल की, तो हमने उसी को पोटेंटाइज किया। और मैं आपको बताऊं कि अब मैं जो हमारी अपनी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं इसकी, ट्राइजेमिनल की, लेकिन जब मैं बीच में हमने पोटेंटाइज करके हम वो भी यूज़ करते हैं, तो वो रिजल्ट भी जो किसी दवाई से नहीं ठीक होते, वो एपिटैड या टैगरोल की पोटेंसी से ठीक हो जाते हैं। तो ड्रग्स अब्यूज़, ड्रग इंड्यूस लूपस, गौर करें इस पे। आप मरीज की हिस्ट्री लेते हुए, इतना बड़ा ये दुनिया को चैलेंज है भाई लूपस का, मास वाइड पैलिएटिव ट्रीटमेंट में एंटी इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करने के दुनिया में दवाई कोई नहीं है कि आप स्वाय इसके चारा कोई नहीं है कि वो कहते हैं कि जिसके इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो इम्यूनो सप्रेशन किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं और इलाज कोई नहीं है।
तो आप अगर इस पे गौर करें, इस पे गौर करें कि यार ये बंदा कहीं ड्रग्स से अब्यूज का शिकार तो नहीं हुआ, न सिवाय आप लूपस ठीक करेंगे, आप बेशुमार मसाइल ठीक कर सकते हैं। आपके पास नक्स वमीका है, आपके पास पल्सटीला है, आपके पास सल्फर है, आपके पास सिपिया है, आपके पास एलोज है, ये सारी जो हैं ड्रग अब्यूज को ठीक करने वाली दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर आपके पास वो ये भी दवाइयाँ नहीं काम करती, तो उसी दवाई को जो वो खा रहा है उसी को डिल्यूट करके उसको खिला दें, फिर भी आपका मरीज ठीक हो जाए। और ये बिल्कुल खिलाफ कानून नहीं है। होम्योपैथी क्या कहती है, जब चाइना को वो प्रूव कर रहा था, फर्स्ट मेडिसिन को प्रूव कर रहा था, तो वह यही कह रहा था कि जो दवा किसी बीमारी को पैदा करती है वो उसको ठीक भी करती है। वो प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी फंक्शन है। और ये मैं आपको बताऊं कि आप एक क्लिनिक खोल लें, एक क्लिनिक खोल लें कि मैं दवाइयों के असरात को ख़त्म करने वाला डॉक्टर हूं, तो उस क्लिनिक पे भी रश नहीं टूटेगा। और इस प्रोसेस को, आपके पास दवाइयाँ भी, इस प्रोसेस को 5 से 7 मिनट दवाई बनाने में नहीं लगते। तो आप दुनिया में 50% पेशेंट को आप संभाल सकते हैं। होम्योपैथी बरादरी को अगर अकल से काम ले तो 50% पेशेंट जो पूरी दुनिया की आबादी 6-7 अरब की आबादी है, इसमें से 50% पेशेंट जो हैं वो ड्रग अब्यूज का शिकार है। चाहे वो सेल्फ मेडिकेशन है, आप गुर्दों की स्टडी आई है कि जी सबसे ज्यादा रीनल फेलियर किस वजह से हो रहा है, जी ड्रग अब्यूज से हो रहा है। तो आप वो बीमारियां ठीक करने की सलाहियत रखते हैं कि जिसने ड्रग्स हो, तो ये एक ड्रग्स इंड्यूस लूपस। समझ आ रही है जी? अब कहते हैं कैटेनियस लूपस एक होता है। कैटेनियस मीन्स के ये जो है ये स्किन पे असर करती है, स्किन पे रैश आएगा, ये नज़र आएगी तो स्किन पे रैश आएगा। तो इसकी डिटेल भी आगे आ जाएगी कि उसकी साइन सिम्टम कहती है। और फिर एक और टाइप है इसकी, न्यूनेटल लूपस। बच्चा, जिस माँ को लूपस होगी उस बच्चे के अंदर लूपस शिफ्ट हो जाती है। तो वो इनहेरिटेडली, जैसे उसको हम उसकी माँ को ट्रीट करेंगे, जैसे उसकी माँ के कॉजेटिव फैक्टर को देखेंगे, और फिर हम यहाँ कार्सिनोसन का इस्तेमाल करके जो माँ की दवाई बनती है उस बच्चे को देंगे, तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ लूपस, दे आर ऑफ 4 टाइप्स है उसमें, जिसने कहा डस्कॉइड लूपस। यूजुअली डस्कॉइड लूपस भी वो कौन सी है, वो भी कैटेनियस लूपस का नाम दूसरा है। पॉपुलर जो है स्किन की जो लूपस होगी उसको कैटेनियस लूपस कहते हैं, लेकिन इसको डस्कॉइड लूपस भी कहते हैं। यूजुअली अफेक्ट द स्किन, हेंस नोन एज ए कैटेनियस लूपस। ड्रग्स ये मतलब जो स्किन पे ज़ाहिर होगी। तो आपको ये मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर आपको लूपस नज़र आएगी, तो स्किन पे जो आएगी उसको आप कहेंगे कि ये कैटेनियस लूपस है। और उसके बाद ड्रग इंड्यूस लूपस आएगी। मे अकर ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग विच आर द यूज टू ट्रीट द सर्टेन कंडीशन, फॉर द एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर कौन सी दवाइयाँ होती हैं? अब मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि चूँकि हमारा सारा लेक्चर जो है अंग्रेज़ी में होता है, तो वो ये कहता है कि मे अकर, कि हो सकता है, ड्यू साइड इफ़ेक्ट, के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके ड्रग्स के, जैसे बीटा ब्लॉकर गए। ये स्टडी जो है ये इंटरनेशनल स्टडी है, ये स्टडी इंटरनेशनल स्टडी है। हमने ये डाटा वहाँ से उठाया कि वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ क्या, फिर हम क्या कहते हैं। हमारे नज़दीक इससे भी ज़्यादा कॉजेज़ हैं, हमारे यहाँ इससे ज़्यादा कॉजेज़ हैं ये। लेकिन ये इंटरनेशनल स्टडी है कि ड्रग्स जो अब्यूज़ हैं, कौन से ड्रग्स के अब्यूज़ हैं, वो खुद ही अपना लिखते हैं कि हमारी दवाइयों से ये होता है। बीटा ब्लॉकर को होता है कि जो दिल की दवाइयाँ होती हैं, ये दिल में बीटा ब्लॉकर यूज़ होता है टू ट्रीट द हार्ट डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। इसका मतलब है
आपने जब लूपस ट्रीट करनी हो तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि कोई दवाई खा गया, कोई दिल की दवाई तो नहीं खा रहा। समझ आ रही है आपको? न्यूनेटल लूपस फाउंड इन द न्यू बॉर्न बेबी, कि वो कहता है कि उन लोगों में मिली है जो नए बच्चे, जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, हुज मदर हैव द डिजीज, कि उनकी माँ को ये डिजीज थी, एंड इज ऑफ द रेयर टाइप ऑफ इट कैन कॉज, वो कहता है ये रेयर है कि उस बच्चे का काज हो जाए कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्थ और मे कॉज ए सीवियर हार्ट डिफेक्ट। तो कोई हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है उसके बच्चे को जिसकी माँ को लूपस थी, और कोई और सीवियर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिस्टेमिक लूपस एर्थ्रोमेटोसिस इज मींस causes multiple organ system of the body to get inflamed। अब जो SLE है ये सारी ऊपर लूपस है, तो SLE जो है जिसको सिस्टेमिक लूपस कहते हैं, वो कहता है ये मल्टीपल ऑर्गन को पे अटैक करेंगे। इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होगा, इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, और आपने इसको देखना है कि क्या लूपस है, और बाद दफ़ा लेबल हुए हुए लोग आते हैं कि ये लूपस है, सिस्टेमिक लूपस है। तो क्या करें जब सिस्टेमिक लूपस है तो क्या करें? आगे चलते। व्हाट कॉजेज आर लूपस, ये बड़ा हो सकता है। अच्छा देखें, ओजोन की जो लहर है ये कमजोर हो रही है, और उससे अल्ट्रावायलेट रेज बाज़ इलाकों में बहुत तेज आ रही है। समझ आ रही है आपको? ये इंटरनेशनल स्टडी हुई है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, जो सूरज की छाएं हैं, वो स्किन पे जब पड़ती हैं तो उसका भी रिफ्लेक्ट है कि वो लूपस हो सकता है। हमने पहली दफ़ा, जो मेरे कई दोस्त हैं, जो कि मैं खुद भी हाइकिंग करता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो K2 वगैरह इधर उधर जाते हैं, तो वो जब वापस आते थे तो क्या काले स्याह हुए आते थे, तो उनको ये अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ मिलती हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली ब्रेन का और स्किन का कैंसर पैदा करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। इसीलिए, और ये भी हमारे पास बड़ा आज है कि हमने सूरज की रोशनी से, हमारे पास मेडिसिन है सोल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर सूरज की रोशनी से हमारे पास, सूरज इफेक्ट करने से जो हमारे पास नेट्रियम और बहुत अच्छी है। हम अब मरीज से ये पूछते हैं कि आपको सूरज की धूप चुभती है, तो वो कहता है, अब लूपस में देखें, अगर उसको सूरज की रोशनी अफेक्ट कर रही है तो आपके पास सोल दवाई है, उसके पास सूरज की रोशनी अफेक्ट कर रही है तो आपके पास नेट्रियम में बहुत टॉप की मेडिसिन है, और मैं आपको बताऊंगा ये कभी फेल नहीं होती। जितनी एग्रीवेशन स्किन की या एनी डिजीज की, किसी भी डिजीज की एग्रीवेशन सन लाइट से अगर होती है तो नेट्रोमियल कमाल है। फिर इसी की फैमिली में से नेट्रोम कार्ब बड़ी कमाल है, फिर ग्लोनाइन बड़ी कमाल है, फिर एलिबोरस बड़ी कमाल है। मैंने सनस्ट्रोक भी देखे ना, सूरज की अल्ट्रावायलेट, तो सनस्ट्रोक के हमने बेशुमार केसेस जो है ना, ऐसे ऐसे केसेस के बिल्कुल लाइलाज हो जाते थे, जिसको कोई समझ बूझ नहीं लगती थी कि हम कहाँ बैठे हैं, सिर्फ सनस्ट्रोक की वजह से, हीट की वजह से। इनको कहते हैं हीट लग गई, तो उनको मैंने एलिबोरस से ठीक किया, नेट्रोकार्ब से ठीक किया। एक बड़ा केस ऐसा था कि एक केस मेरे पास आया, वो तकरीबन 6 महीने से ना, वो उसको कुछ पता नहीं था, वो यूं करता था, यूं करता रहता था बैठा, और बड़ी अच्छी फैमिली का बंदा था और मेरे बड़े जानने वाले भी थे, लेकिन मेरे पास वो पता नहीं क्यों वो किसी स्पेशलिस्टों के आते चढ़ते थे। लेकिन उसको जब मैंने हिस्ट्री में कहता, मैं कश्मीर में गर्मी में जा रहा था, तो मैं वापस आया तो मेरे साथ हुआ, तो मैं यकीन माने उसको वहाँ बैठे बैठे पहले मैंने नक्स पर मैकिया दी और फिर मैंने उसको एलिबोरस दी।
और मैंने कहा कि ये 200 में 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा दिन में दें, और मुझे क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब थी तो मैंने कहा यार मुझे 2 दिन में दिखा देना। और 2 दिन बाद जब वो आया तो बिल्कुल वो ठीक था। तो वो कह रहे थे कि यार हम 6 महीने के इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन हमारा कोई बस नहीं चल रहा था। तो कितनी खूबसूरत साइंस है ये कि इतनी इमीडिएट। तो हमारा वो कहते हैं ना, ये ट्रिगर होती है, किससे ट्रिगर होती है? सनलाइट से ट्रिगर होती है। वो ही कहते हैं ना, ल्यूपर्ड इज ऑटोम्यून विच मीन्स दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम इज अटैक्ड। अब वो कहता है कि व्हाट इज कॉज ऑफ द लूपस, कि वो कहता है कॉज वही है जिसको मैं बार बार, मैं तो पिछले 6 महीने से ये मेरा वेला 7 महीने से चल रहा है कि व्हाट इज द ऑटोम्यून डिजीज, व्हाट इज द ऑटोम्यून डिजीज, व्हाट इज द ऑटोम्यून डिजीज। अब एक सनलाइट का पेशेंट जो है, सनलाइट एक्सपोजर से उसको अगर ऑटोम्यून डिजीज होती है तो आपके पास मज़े की दवाइयाँ है ना, मज़े की दवाई, और आप ठीक भी करते होंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये ऑटोम्यून भी हो सकती है। आगे चलें जी। इन्फेक्शंस, मतलब आप हिस्ट्री लेते हुए, ये इसलिए हम आपको कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो मैं इसलिए क्या करता हूँ कि आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएं। अब वापस आ जाएं जी, आप वापस आ जाएं। इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन कितनी टाइप्स के हैं? 4 टाइप के इन्फेक्शंस हैं। वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट्स और फंगल। ये मैं हर जगह ये मैं जिक्र करता हूँ कि चार इन्फेक्शन कॉजेज हैं। 4 इन्फेक्शन कॉजेज हैं जिसमें ये भी दुनिया को बड़ा चैलेंज है। इन इन्फेक्शंस को ठीक करते करते वो इंसान की जान चली जाती है। और ये चारों इन्फेक्शन जो हैं ये सबब बनते हैं ऑटोइम्यून डिजीज के। ये चारों इन्फेक्शन सप्रेस हो तो जेनेटिक्स के सबब बनते हैं। तो ये 4 इन्फेक्शंस पे बड़ा फोकस हमें करना है। और इसमें आगे फिर वो मेडिकेशन आ गया, और आगे चले जी, फिर मेडिकेशन का जिसका मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ। तो रिस्क फैक्टर क्या कहता है कि मोस्ट कॉमनली, ऊपर करें जी, ऊपर करें, रिस्क फैक्टर वो बता रहा है, इससे पीछे है रिस्क फैक्टर। सेक्स में मोस्ट कॉमनली वुमन, सेक्स में मोस्ट कॉमनली वुमन आ गया। एज, इट इज कॉमनली डिस्पोज बिटवीन द 15 से 45 साल। और रेस अफ्रीकन को, ये क्योंकि ज़्यादा कहता है कि अफ्रीकन को ज़्यादा ये होता है ये। और जो दूसरे लोग हैं वो 3 टाइम इनमें ज़्यादा होता है निस्बत के जो आम गोरे लोग हैं। आगे चलें जी। आप नॉर्मल पे आ जाए, उस पर ले आए मुझे, अगली स्लाइड पे आए। हाँ जी। अब वो कहता है कि SLE, इसके जैसे मैंने आगे आपको बताया कि इन्फेक्शन फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन कॉजेज हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शस डिजीज में। वायरसेस, जहाँ उसने कुछ वायरसेस लिखे हैं,
लेकिन वायरसेस और भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ वायरस लिखे हैं, वायरसेस और भी हो सकते हैं। मसलन HERVS वायरस है, EBV वायरस है, PVB वायरस है, साइटोमेगेली वायरस है और HIV वायरस है, एड्स का जो वायरस है। अब वायरस जो है हेपेटाइटिस C का भी हो सकता है, हेपेटाइटिस B का भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ वायरस भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए एक इंडिकेशन है कि ये वायरस, उनकी अपनी स्टडी है कि ये वायरस है, लेकिन वायरस हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बेशुमार वायरस हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो बहुत कॉमनली, स्पेशली लूपस में, SLE में जो बैक्टीरिया बहुत कॉमन आया है वो एक तो ट्यूबरकुलोसिस है, TB। और मैं आपको कई ज़मानों से ये कह रहा हूँ कि कई ज़मानों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि TB जो है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह है। TB आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। TB और TB का ट्रीटमेंट, जो TB की दवाइयाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और हमने ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो मैंने बहुत काम किया है, बहुत बेतहाशा काम किया है, और इस पे हमने बड़े डिटेल लेक्चर्स भी किए हैं। मेरे साथ डॉक्टर शहजाद होता था, वो जो TB अस्पताल शामली का वो हेड था, तो उसके साथ भी मिल भी हमने बड़ा काम किया। TB बहुत सारे इन्फेक्शंस का बड़ा काज है। और ये देखें कि यहाँ उन्होंने 2 बैक्टीरिया डाले हुए हैं, एक ट्यूबरकुलोसिस डाली है और एक H. पाइलोरी डाली है। H. पाइलोरी जो है बेसिकली स्टमक का बैक्टीरिया है, जैसे मैंने अभी भी आपको एक केस का जिक्र किया। और H. पाइलोरी का भी जो क्या नाम है इसका, जो नसोड्स है, इसको भी पाकिस्तान में, या वैसे तो ये बन गया था लेकिन इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया आज से 5-6 साल पहले, और इससे बेशुमार लोगों ने बहुत अच्छे, ये स्टमक का कैंसर भी पैदा करता है और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ भी पैदा कर सकता है। जिस बंदे को H. पाइलोरी पॉजिटिव है उसका, आप अगर उसका नसोड उसको यूज़ करते हैं तो वो न सिर्फ उसका H. पाइलोरी ठीक होगा बल्कि उसके अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसको भी ठीक करेगा। पैरासाइट्स, अच्छा ये जो पैरासाइट जो चीज़ है ना, ये भी पैरासाइट क्या है कि वो कोई बाहर से चीज़ आके आपके जिस्म को खाना शुरू कर दे, आपका जिस्म उसका खुराक बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने पीछे हमारा एक अपना, वैसे हमारा वो वीकली भी एक प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें भी मैंने एक मेडिसिन आ गई थी स्टेफिसाइगेरिया, तो उस पर मैंने कुछ बोला, तो मैं कह रही ये एंटी पैरासाइट है। कोई भी बैरूनी चीज़ आपके जिस्म पे आके आपके जिस्म को खाना शुरू कर दे या आपके अंदर मसाइल पैदा करे, दैट इज़ अ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं कि इसने लिखा है हेलमिंथ डिजीज़। हेलमिंथ डिजीज़ क्या है? हेलमिंथ डिजीज़ क्या है? जो पेट के कीड़ों की वजह से होती है। हेलमिंथ मीन्स कि पेट के कीड़े, दिस इज पैरासाइट, ये भी पैरासाइट है। हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छी मेडिसिन है पैरासाइट्स की। तो जैसे एक्थायोसिस एंटी पैरासाइट है, मलेरिया एंटी पैरासाइट है, आपकी ट्यूबरकुलोनियम एंटी पैरासाइट है, आपकी सिक्रीनम एंटी पैरासाइट है, आपकी सल्फर एंटी पैरासाइट है, आपकी स्पाइजेलिया एंटी पैरासाइट है, आपकी साइना एंटी पैरासाइट है, आपकी ट्यूक्रम मैरावेरम एंटी, आपकी चेलोन एंटी पैरासाइट है। तो आपके पास कल्केरिया कार्ब एंटी पैरासाइट है। तो आपके पास, आपने कभी ये सोचा होगा कि पेट के कीड़े भी लूपस पैदा कर सकते हैं? दिस इज द इंटरनेशनल स्टडी। हमने बेशुमार फिट्स के केसेस जो हैं वो साइना से ठीक किए। हमने बेशुमार
बेड वेटिंग के केस चाइना से किए, हमने बेशुमार जो एनीमिया के केस चाइना से ठीक किए, हमने बच्चों को चिड़चिड़े बच्चे, ऑटोम्यून बच्चे, सॉरी जो बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे, हमने चाइना से ठीक किए। हमने जो क्या ऑटिस्टिक बच्चे चाइना से ठीक किए। भाई आपकी ग्रिप होनी चाहिए ना। अब इसका पेशेंट जब आपके पास आता है, बच्चा भी आता है, तो क्या होगा, उसकी स्किन बड़ी लीन होगी, बिल्कुल कमज़ोर सी स्किन होगी, पीला सा होगा, आंखों के नीचे सर्कल नज़र आएगा। माँ से आप पूछेंगे तो क्या दांत टीथ ग्राइंड करता है, कहती है हाँ जी करता है। नोज़ फिंगरिंग करता है जी करता है। रात को सोते हुए या वैसे आपने इचिंग, एनल इचिंग उसको होती है जी, होती है, या बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत ज़्यादा। तो 3 चीज़ों से साइना तो बेताशा बच्चों में मिलती है भाई। आप साइना दें, उसकी एचपी भी ठीक हो जाएगा, उसकी सारा, अगर उसको ऑटोइम्यून है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब स्पाइजेलिया बहुत अच्छे कीड़े निकालती है, ट्यूक्रोमैरम बहुत अच्छा कीड़े निकालती है, ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छे कीड़े निकालती है, सल्फर बहुत अच्छे कीड़े निकालती है। कोई भी दवाई कीड़े नहीं निकालती तो आप सिक्रीनम दे के दवाइयाँ दे सकते हैं। आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी लिस्ट है। आपके पास सबा डीला है, कीड़े निकालती है। आपकी सबा डीला की तरफ आपका कभी ध्यान ही ना। बोरक ने दूसरी लाइन में लिखा है एस्कार्डिस। आप अगर आप रेपर्टरी खोल के दें तो वर्म्स का एक बड़ा डिटेल, इतना बड़ा चैप्टर पड़ा हुआ है भाई। तो आप इलाज उस मर्ज का करने जा रहे हैं जो दुनिया में जिसका इलाज ही नहीं है। तो आपका एक सवाल जो है वो उसकी जिंदगी बंदे की बदल सकता है कि कहीं ड्रग्स अब्यूज है, कहीं सन एक्सपोजर है, पेट में कीड़े हैं, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जान लेना भी कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है। ये जान लेना भी बड़ी कमाल की बात नहीं है, लोगों ने इसको जाना हुआ है। इसका इलाज करना बड़ा कमाल है। और सबसे बड़ा है जो है आपको होम्योपैथी में है कि इन सारे कॉजेटिक फैक्टर का आपके पास इलाज है। पैरासाइट, एक पैरासाइट देखे ना, पेट के अंदर कितने पैरासाइट्स हैं, और कितनी दवाइयां हैं आपके पास। फ्लेक्स मास है, यूज करते हैं लोग, सेंटोनाइन यूज करते हैं लोग, लेकिन हम तो 2 दवाइयां कसरत से यूज करते हैं, बहुत कसरत से। वही बड़ी मजे की है, साइना ट्यूक्रम, साइना ट्यूक्रम। मेरे पास तो बेज ट्यूबर के साथ ट्यूबर लगाएं और साइना ट्यूक्रम देते हैं। कोई फंस जाए तो साथ से क्रीम लगाए। ये 2 ही 80-90% केसेस फारग कर देती है। टॉप पे साइना है और ट्यूक्रम मैरम भी उसके बाद का उसका नंबर आता है। उसके बाद देखें ये पैरासाइट्स में आपके पास टॉक्सोप्लाज्मा है, ये भी पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया का पैरासाइट है। आपके पास कितना मलेरिया का पैरासाइट भी ठीक कर सकते हैं। आपके पास ट्यूबर है, आपके पास मलेरिया है, आपके पास चाइना है, आपके पास नेट्रम है, आपके पास चाइनम सल्फ है। लेशमीनिया, लेशमीनिया भी पैरासाइट है, और आप एंटी पैरासाइट से लेशमीनिया को भी ठीक कर सकते हैं। ये स्पेशली इधर सरहद के इलाके में काफ़ी है ये लेशमीनिया। तो आपके पास पैरासाइट का कंसेप्ट है। आपके पास अगर पैरासाइट को आप समझते हैं, फिर इमोशनल पैरासाइट्स हैं। एक मुलाजिम है तो उसका जो बॉस है वो भी उसके लिए पैरासाइट है, उसके साए के तले उससे डरता है। एक सास के नीचे बहू है, उस बहू के ऊपर सास भी पैरासाइट है।
मोहल्ले का बदमाश भी आप पे पैरासाइट है, और आपके बच्चे भी बाज़ दफ़ा आप पे पैरासाइट के, जो भी आप कमाते हैं वो खा जाते हैं आपको खून। तो पैरासाइट्स भी फिजिकली एंड इमोशनली भी पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट का मतलब ये है ना कि जो आपकी जान को खा रहा हो, जो आपकी जान को खा रहा हो, चाहे वो इमोशनली खा रहा है, जो फिजिकली खा रहा है। कीड़े तो फिजिकली है, लेशमीनिया फिजिकली है, लेकिन इमोशनली पैरासाइट भी है। हाँ, मुल्क का हुक्मरान तबका, ड्रग माफिया भी पैरासाइट है। क्रूअल रूलर भी पैरासाइट्स होते हैं कि जो आवाम का खून चूसते हैं। अब जरूरी नहीं कीड़े आपका खून चूसते हैं, तो ये भी आपका खून चूसते हैं। महल्ले का बदमाश भी आप पैसे लेके निकलते हैं तो आपसे ले लेता है शाम को, वो भी पैरासाइट है। तो उसके लिए देखें, इमोशनल पैरासाइट के लिए हमें जैसे स्टैफी से गेड़िया दें तो उठ के खड़ा हो जाता है? तो हम अगर पैरासाइट का इलाज करना जानते हैं, इसका मतलब है हम ऑटोइम्यून भी ठीक कर सकते हैं, हम उसका एनीमिया भी ठीक कर सकते हैं, हम उसके इमोशनल सप्रेशन को भी ठीक कर सकते हैं। तो यू मस्ट टू नो कि कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो, और मैं आपको बताऊं कि इसका बड़ा रोल है पैरासाइट्स का। और मैं पिछले 25-30 साल से मेरी गर्दान है कि यार फोकस करें, वायरस पे फोकस करें, बैक्टीरिया पे फोकस करें, पैरासाइट पे फोकस करें, फंगस पे भी फोकस करें। फंगस जब आपको, फंगल डिजीजेज भी बेशुमार जो है ऑटोइम्यून डिजीज पैदा करती हैं, तो फोकस करें, समझें बेहतरीन तबीब कौन है, बेहतरीन डॉक्टर कौन है, जिसकी सोसाइटी की नस पे हाथ हो। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, इस वक्त दुनिया को क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस वक्त दुनिया की तिब को क्या चैलेंज है। मेरा अर्बन एरिया का बच्चा जो है वो ज़्यादातर नक्स व मीका का मरीज़ है, वो ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मरीज़ है, और वो ज़्यादातर इमोशनल सप्रेशन का मरीज़ है। तो मेरी अगर उस पर नज़र नहीं है तो मैं उसका इलाज क्या करूँगा? इस ज़माने में आपकी अगर नस पे हाथ होना चाहिए ना। आज से 200 साल पहले, आज से 400 साल पहले मसाइल कुछ और थे, आज मसाइल कुछ और है। आने वाला जो ज़माना है उसके मसाइल कुछ और होंगे। आने वाले ज़माने में भी आपको बताऊं कि ये सारे चैलेंजेस होंगे। ड्रग अब्यूज़ का चैलेंज आपके सामने होगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ का चैलेंज आपके साथ में होगा, आपको आपके पास एनवायरमेंटल चैलेंज बहुत बड़ा आइंदा होगा कि हमारी बेशुमार जो स्किन की डिजीज़ हैं, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं स्किन की, मोस्ट कॉमनली जो है वो मेरी रिसर्च है हज़ारों मरीजों पे कि हमने उसको पेट्रोलियम को पकड़ा है। वी आर सर्वाइविंग इन द पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसके अंदर रह रहे हैं, और उसके अंदर ही सोराइसिस बना रहा है, वो वही जो है आपका एक्जिमा बना रहा है, वही ऑटोइम्यून डिजीज भी पैदा कर रहा है। एक ये भी बड़ा फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हमने तो बड़ी बड़ी नज़र रखी, और ये खुदा का करम है कि हमने इस ज़माने में वो मसाइल पकड़े हुए हैं जो किसी के ध्यान भी नहीं उस तरफ जाता। और ये मेरी बड़ी स्टडी है पेट्रोलियम पे। हम सोराइसिस हम पेट्रोलियम से ठीक करते हैं, और बहुत अच्छी ठीक करते हैं। अब इसलिए अब वो दुनिया में इस पे सारी जो मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं वो इस पेट्रोल को ख़त्म करने के इसीलिए चक्कर में है कि ये बेशुमार मसाइल कम हो गए। ये आपकी ओजोन को ये कम कर रहा है, ओजोन की लेयर को उड़ा रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पे गाड़ियां को लेके आएँ, पेट्रोल पे से हटाएं। इसकी जो पोल्यूशन का बहुत बड़ी वजह ये है। ठीक हो गया जी? SLE समझ आ रही है कुछ?
असल में मैं साथ साथ दवाइयों की भी मैंने लिस्ट एक रखी हुई है आगे, लेकिन दवाइयाँ मैं यहाँ साथ साथ भी बोली जा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समझ आएगी कि मैं इसके साथ साथ आपको, तो जब हम सिस्टेमिक लुपस का इलाज करने जाएं तो हमें एनवायरमेंटल ख्याल रखना चाहिए, हमें इन्फेक्शंस का ख्याल रखना चाहिए जिसमें वायरल बैक्टीरिया, और वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ वैक्सीनेशन का भी बड़ा रोल है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी बैक्टीरिया के खिलाफ खुद जब वैक्सीन देते हैं हम तो बेशुमार बीमारियां जो है वैक्सीन को एंटीडोट करना क्या करने के लिए भी होम्योपैथी के पास बड़ा एज। आगे चलते हैं, जैसे वैक्सीन की बेशुमार दवाइयाँ हैं, थूजा टॉप पे है, वैक्सीन टॉप पे है, आपकी सिलेशिया है, आपकी एमएमआर है, आपकी मैं एक और पीछे स्टडी कर रहा था, लीडम एंटी वैक्सीनेशन है, लीडम। अब लीडम आपको कहेंगे कैसा एंटी वैक्सीन है, देखें लीडम भी वही रोल प्ले करता है जो वैक्सीन टीका करता है। जब इन्फेक्टेड कोई नोकदार चीज़ आपको लगती है तो वो पॉइजनिंग जो टेटनस होता है, जो पॉइजनिंग इफेक्ट होता है वो लीडम उसको ठीक करती है। इसका मतलब है कि जो वैक्सीन आपके लिए सूटेबल नहीं थी वो इंजेक्ट की गई, उस इंजेक्टर की थी, दैट इज द लीडम। समझ आइए एक और दवाई कि वो लीडम का रोल कहाँ पे है कि वो नोकदार चीज जो आपको चुभी और वो इन्फेक्टेड थी और उसने टेटनस बना दिया या उसने कोई पेन खड़ा कर दिया, तो वो वैक्सीन जिसने आपकी बॉडी के अंदर मसाइल पैदा किए तो दैट इज द लीडम। ठीक है, आगे चलें जी। अगली स्क्रीन आ जाए। एक और बड़ा कॉज है, कॉज ये है कि एक प्रोसेस है, वो अल्ट्रावायलेट रेस का तो मैं स्मोकिंग भी एक कॉज से बताया, ड्रग्स एंड अदर जेनेटिक एनवायरमेंटल इंसल्ट है, स्मोकिंग भी एक कॉज है। और स्मोकिंग की कॉज को, स्मोकिंग एक ऐसा कॉज है जो लूपस भी पैदा कर सकती है, स्मोकिंग एक ऐसा कॉज है जो आपको कैंसर भी पैदा कर सकती है और कैंसर करती है। और मैंने बेताशा जो माउथ कैंसर के लोग जो हैं वो हमने टोबैको से ठीक किए। लिहाजा स्मोकिंग भी कॉज है, ड्रग्स भी, अदर जेनेटिक एनवायरमेंटल इंसल्ट्स भी हैं। एक प्रोसेस है जिसको एपोप्टोसिस प्रोसेस कहते हैं। एपोप्टोसिस प्रोसेस क्या है? एपोप्टोसिस प्रोसेस ये है कि जब आपका एक हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है कि जब आपकी सेल की डेथ होती है तो वो डेथ जो है सेल की उसको रिमूव करने का एक प्रोसेस है कि सेल डेथ हुई फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया, डेथ हुई फिर वहाँ से, वो प्रोसेस है कि वो सेल नया आ गया, पुराना सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का जो होता है कि जब वो प्रोसेस सही रेगुलेटरी नहीं होगा, वो प्रोसेस जो है वो उसको क्लीन नहीं करेगा और नए सेल को जगह नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो डिपॉजिट होता जाएगा। जब डिपॉजिट होता जाएगा तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो कहेगा कि ये कोई फॉरेन बॉडी पड़ी है तो उस पर अटैक करेगा। जब उस पर अटैक करेगा तो उसको मारेगा तो साथ हेल्दी सेल को भी मारेगा। ये एक हमारी नई दवाई प्रूव होके आई है, उसको कहते हैं कार्सिनोसन स्टोमा। कार्सिनोसन स्टोमा, कार्सिनोसन स्टोमा ये है कि वो ये सेल को डिपॉजिट करता है, इसको कार्सिनोसन स्टोमा कहते हैं। ये बेसिकली फंगल की वजह से भी ये डिपॉजिट होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से कि सेल जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा ग्रेवयार्ड में और नए सेल को जगह नहीं दे रहा और वहाँ सेल, इसको स्टोमा कैंसर कहते हैं। ये प्रॉब्लम अगर भी होता है तो फिर भी SLE हो सकती है।
फिर वो कहता है कि ऑटो एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर द रेड सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, वाइट सेल के खिलाफ, प्लेटलेट्स के। तो अपोजोनोइस these cells and promote their phagocytosis in the lysis। तो वो फिर जो है ये सारा प्रोसेस जो हमारा ये है ये ख़राब हो जाएगा। लिहाजा इससे भी आप इतना कंक्लूड करके जहन में रखें कि हमारे जो एक जेनेटिक ये इशू है कि हमारा ये एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है हमारे एक सेल के डेथ के बाद दूसरा सेल नया आता है और वो वहाँ से रिमूव होता है। ये कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर प्रोसेस है और ये प्रोसेस जब डिरेंज हो जाएगा तो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। वो मिस्टेकनली ये कहेगा कि आपके घर के बाहर कोई बंदा खड़ा है, आप कहेंगे यार ये बंदा क्यों खड़ा है, मारो इसको, हट नहीं रहा, तो मिस्टेकनली अटैक करेगा। तो फिर क्या करेगा, हो सकता है वो किसी और बंदे को भी मार दे। तो ये भी एक कॉज है। ये पैथोजेनेसिस है। इस पैथोजेनेसिस क्या होता है कि बीमारी कैसे जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है बीमारी, कैसे बीमारी पैदा होती है, ये वजूहात हैं बीमारी पैदा होने की। इसको कहते हैं पैथोजेनेसिस कि बीमारी कैसे पैदा होगी। बीमारी स्मोकिंग से पैदा हो सकती है, बीमारी ड्रग अब्यूज़ की वजह से पैदा हो सकती है, बीमारी जो है वो आपका इस प्रोसेस के वजह से हो सकती है, बीमारी पैरासाइट की वजह से होता है। जब मैंने कहा कि पेट के कीड़े हैं और पेट के कीड़े जो हैं पैरासाइट हैं, बांधा कहते हैं यार पैरासाइट है तो इसको लूपस भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ सिमिलर ये है, द लॉ ऑफ सिमिलर ये है कि बीमारी क्या है। आप ये समझना ही नहीं चाह रहे कि बीमारी क्या है, और इसके आप ये समझना नहीं चाह रहे बीमारी क्या। आप एक कानून का, आपका बेसिक कानून का एक हिस्सा ही आप नहीं समझना। वो समझेंगे तो इलाज करेंगे। एक बंदा भूखा है, वो भूखा क्यों है, वो लुट जाता है, वो काम नहीं करता, क्यों भूखा है भाई। जब इसको आप उसको ये नहीं समझ पाएंगे ये इसकी पुअरिटी की वजह क्या है, तो आपको उसका फिर उसकी गुर्बत कैसे, पैसे देते रहेंगे तो वो उसको उससे कोई और लेके जाता रहेगा। जब पैसे आप उसको देते रहे तो वो जुआ खेल के आ जाता होगा, तो उसकी गुर्बत तो कभी खत्म नहीं होगी। कॉज आगे चलते हैं जी। तो पैथोजेनेसिस को आपने समझना है। अगली स्लाइड लाएं। नहीं, एक पर रखो 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 रखो। पैथोजेनेसिस फिर एक दफा वो कह रहा है कि व्हाट इज द जीन्स। फर्स्ट पैथोजेनेसिस क्या है। पहली वजह यह है कि जो लोग कमजोर जीन के लेके पैदा होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसके वालिद को टीबी थी, जिसके वालिद को कैंसर था, जिसके वालिद को शुगर थी, जिसके वालिद को कोई सोराइसिस थी, जिसके वालिद को लूपस थी, वो डिफेंस मैकेनिज्म वीक लेके पैदा हुआ। दिस इज द जेनेटिक डिसफंक्शन। उसके अंदर जीन के अंदर खराबी हुई, और ये बड़ी एक लंबी स्टडी है जो आपकी जेनेटिक स्टडी है, जिसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कहते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के जो जिसको कज़न मैरिज कहते हैं, जो बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं कि एक ही जीन, स्पेसिफिक जीन, माँ का भी और बाप का भी वही जीन अगर ख़राब होता है, जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कहते हैं। और एक जीन और ख़राब होता है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है ऑटोसोमल डोमिनेटिंग जीन्स, कि कोई एक जीन किसी भी पेरेंट्स का अगर डोमिनेटिंग होगा तो उसके अंदर भी कोई बीमारी हो जाती है। फिर आपके अंदर सेक्स जो क्रोमोसोमल जीन है, इनकी बेशुमार बीमारियां हैं। तो जेनेटिक स्टडी भी क्यों होती है,
जो हमने हमारे पास चूँकि जेनेटिक स्टडी हमने बहुत ज़्यादा उस पर हमारा उससे सर वास्ता रहा है कि मेरे पास इस वक्त भी 16-17 हज़ार माजूर बच्चा है जो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हैं। हमारे पास कैंसर जो है वो सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने की आपकी जो डायबिटीज़ है ये भी एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी। तो बेशुमार डिजीज़ जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। हम उसको ये कहते हैं कि प्रीनेटल कॉजेज़ में उसको हम शुमार करते हैं। जो कॉजेज़ हैं किसी भी वल्नरेबिलिटी की वो प्रीनेटल कॉजेज़ हैं, वो नेटल कॉजेज़ हैं एंड पोस्ट नेटल कॉजेज़ हैं। तो हमें किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले हमें प्रीनेटल कॉजेज़ पे भी जाना है। हमें नेटल कॉजेज़ पे भी जाना है कि पैदाइश के दौरान क्या हुआ। हमें पोस्ट नेटल कॉजेज़ पे भी जाना है कि पैदाइश के बाद क्या हुआ। तो तब आप दुनिया के जो चैलेंजेस वाली डिजीजेस हैं आप उनको ठीक करने की, और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो होम्योपैथी है ये जिस डगर पे हम चलें, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि हम बैक्टीरिया को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम वायरस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम पैरासाइट, अब देखें ना एक पेट के कीड़े पैरासाइट, यार आप उसको शायद कोई घास भी ना डालता होगा कि ये भी कोई मसला हो सकता है। और पैरासाइट क्या करता है, जो जिसमें बेशुमार पैरासाइट का मैंने जिक्र किया कि उसमें मलेरिया का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें टॉक्सोप्लाज्मा का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें लक्ष्मीनिया का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें पेट के कीड़ों का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें आपका इमोशनल पैरासाइट भी हो सकता है। वो एसएलई पैदा करता है एक बीमारी, आप जान दें, लेकिन पैरासाइट बेशुमार बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ये जो एज है, जिस एज पे हम काम करें, जिस रास्ते पे हम काम करें, ये मुस्तकबिल है दुनिया में तिब की साइंस का, कि वो कॉजेटिव फैक्टर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और फिर ट्रीटमेंट जो है वो वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन का जो होम्योपैथिक है, जब ये यूं मिलेगा तो दुनिया में रेवोल्यूशन आएगा। एक उधर कभी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। ये जायंट होगा, और जायंट कितना खूबसूरती से वो कह गया था हनीमन के, यार ये इसको मिलाओ, लॉ ऑफ सिमिलर को मिलाओ, कॉज बीमारी एंड दवा दोनों जब आपस में मैच करेंगी तो दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर। और दुनिया में रेवोल्यूशन तिब की दुनिया में तभी आएगा कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज, व्हाट इज द एसएलई। अब मैं कितने फैक्टर एसएलई के आपको गिनवा रहा हूं कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, वायरल फैक्टर है, बैक्टीरियल फैक्टर है, पैरासाइट फैक्टर है, आपका जो है ड्रग्स अब्यूज फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आप पहले तो उसको फैक्टर्स को तो स्टडी करें। जब आप उस फैक्टर को स्टडी करेंगे तो फिर आप दवाइयों देखें ना। आप एक दवाई में पढ़ रहा था और अक्सर मैं यूज भी करता हूं उसको, और जैसे हाइड्रोकोटाइल है, तो हाइड्रोकोटाइल की समरी के अंदर उसने लिखा हुआ है लूपस। अब आपको पता नहीं लूपस होती क्या, बोला आपने हाइड्रोकोटाइल को यूज कैसे करना है भाई। मैं कहता हूं कि मैं पिछले कई सालों से ये कह रहा हूं, 20-25 साल से, कि एसएलई की बेसिक कॉज में ट्यूबरकुलोसिस मौजूद है। और आपके सामने इंटरनेशनल स्टडी आ चुकी है कि एसएलई के सिस्टेमिक लूकअप से पीछे। मैंने आपको कहा कि मैंने एक ऑटोइम्यून का केस ठीक किया जिसको बर्स थी, और मैंने बेस कौन सी बेस पे ठीक किया, एच पेलोरी की वजह से ठीक किया। तो एच पेलोरी तो इंटरनेशनल स्टडी में आ गई कि एच पेलोरी जो है वो एसएलई भी पैदा करती है।
मैं आपको बताऊं कि जो फेशियल जो जो एरप्शंस है, हमने एच पेलोरी से वो मैंने बहुत ठीक करूं मैं, दाने, एक्नी, कभी गौर करें जितने मज़े का ये ठीक आ रहा है एच पेलोरी, और आप अगर हिस्ट्री में अगर उसकी एच पेलोरी है तो बहुत इफेक्टिव है। तो कॉज को तो पकड़े ना, जेनेटिक्स कॉज है, इन्वायरमेंटल कॉज है, अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। अब अबनॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है? हमारा जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड के सेल के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली चीज़ें वो टी सेल और बी सेल है। टी सेल जो है, वैसे तो मैक्रोफेजेस भी हैं, टी सेल जो है बेसिकली इन्फॉर्म करता है बी सेल को कि इस किस्म का बंदा आ गया, इस किस्म की चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गया, मैं तो उसको मार रहा हूँ, तू जो है ना इस किस्म की चीज़ें बनाई भेज ताकि हम उसको ज़्यादा फौज तैयार करें। तो बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता रहता है। अब ये करता क्या है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? रैश होगा, निफ्राइटिस होगा, आर्थराइटिस होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, सीएनएस के प्रॉब्लम में कार्डियाटिस होगा, क्लोटिंग होगी। ये इन्फ्लेमेशन में आएगा। स्किन पे रैश आएगा, निफ्राइटिस होगा, गुर्दों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। आर्थराइटिस क्या होगा? जोड़ों के दर्द आ जाएंगे। ल्यूकोपीनिया क्या होगा कि उसके अंदर उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड वगैरह की हो जाएगी, सीएनएस के प्रॉब्लम आ जाएंगे, दिल की इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, क्लोटिंग फैक्टर आपके वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये इन्फ्लेमेशन की ये जहाँ जहाँ आपको ये मसाइल नज़र आएंगे, आप ये समझें कि ये कहीं ऑटोइम्यून डिजीज़ है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? रीनल फेलियर हो जाए, गुर्दे खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, हार्ट गया, दिमाग जो एमएस हो जाएगा तो दिमाग गया, एसएलई होगी तो आंतें गए, क्रोन डिजीज होगी तो आंतों गई, ऑटोम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, हेपेटाइटिस ऑटोम्यून हो गया, ऑटोम्यून ए हो गया तो शुगर आई। कितने निज़ाम ऑटोम्यून से, कितने निज़ाम फेलियर में जा रहे। टाइप वन जिसको शुगर कहते हैं, और दिस इज ऑटोम्यून। गुर्दे, मेरा पिछला लेक्चर, लंग्स का पिछला लेक्चर, बड़ी डिटेल का लेक्चर, तो क्या कहते हैं? सारे ऑर्गन फेलियर ऑटोम्यून से। एक आप ऑटोम्यून को भी समझ लें तो आप दुनिया को बेशुमार संभाला दे सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है, फेब्रोसिस हो सकता है, बेताशम सर। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी सारी बना रहा है उसको, फिर थोड़ा सा बहुत ट्रिकी है शायद, वो लोग कहेंगे बहुत स्किल बना दिया लेक्चर। मैं ज़रा आम फैम लेक्चर हूँ। आगे चलते हैं। ये सिम्टम है टेकाकॉर्डिया, कफ होगी, प्रूल इन्फ्यून होगा, वेट लॉस होगा, फटीग होगी, फीवर होगा, आर्थराइटिस होगा, इमोशनल लेबिलिटी, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर्स होंगे, न्यूराइटिक डिसऑर्डर्स होंगे। तो बेशुमार मसाइल जो है वो ये एसएलई बहुत, ये एसएलई ऑटोम्यून, जितनी हमारी ऑटोम्यून डिजीज है ये सबसे बड़ी ऑटोम्यून डिजीज। फिर इसमें कितने कॉजेटिव फैक्टर हम लेके आए, कितने कॉजेटिव फैक्टर लेके आए। आगे चलें जी। अब फिर मैं आ जाता हूँ कि मेन सिम्टम क्या होगी। सबसे पहली अलामत का फेशियल रैश आएगा।
रेडनेस होगी, ब्लू होगा, दाने आएंगे, दिस इज द फेशियल रैश आएगा। और उसके बाद कोल्ड नम फिंगर्स होंगी, पेल देन ब्लू देन रेड, पेल देन ब्लू देन रेड। एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू द सनलाइट ऑफ दी, मैंने आपको पहले कहा कि वो मरीज आपको ये आके कहेगा कि मैं जो ही सन रेज के अंदर जाता हूँ तो मेरी स्किन पे रेश आए। तो जब आप ये सवाल करेंगे उसको कि सन रेज से कोई चीज़ बढ़ती नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ भी कवर होंगी। जॉइंट पेन होगा, ठीक है जी। स्किन की तमाम अलामात सन रेज से बनती है, और आप चाहे वो सन लूपस है या नहीं, चाहे वो लूपस है या नहीं, सन रेज से जो भी स्किन की अलामात अग्रेवेट करेगी, सोल है, नेटोमर है, सल्फर है, नेटम कार्ब है, ग्लोनाइन है, और जो भी रेज करेगी, हेलिबोरस है, तो आप हर तरह का इलाज करने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो लूपस है, चाहे वो सन स्ट्रोक है, चाहे स्किन की सेंसिटिविटी है अगेंस्ट द सन रेज के, तो आपके पास तो इलाज है। आगे चलें। फिर वो इसको और समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि बटरफ्लाई टाइप स्किन रैश होगा, न्यूमोनिया होगा, प्लोराइटिस होगा, पुल्मोनरी हेमरेजेस होंगे, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, कार्डियक इन्फ्लेमेशन होगी, दिल के काफ़ी सारे मसाइल पैदा होंगे, जॉइंट पेन होगा, ब्लड इन यूरिन आएगा, एनीमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, फीवर, हेडेक, फटीग, हेयर लॉस हो जाएगा, अल्सर इन माउथ एंड इसके माउथ में अल्सर देते हैं। आगे चलते हैं जी। ये सिंपल माइल्जिया क्या है जी, ये पेन इन द मसल पेन को ये कहेंगे। माइस्टोसिस क्या होता है, माइस्टोसिस क्या होता है, मसल की इन्फ्लेमेशन होती है, मॉस की इन्फ्लेमेशन होती है। ट्रांसफर माइलाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द उसमें बोन्स के अंदर है जी, हाँ जी। ऑस्टियोप्रोसिस होगा, हड्डियों का बिरना शुरना शुरू हो जाएगा। ये सारी कितनी डीप कॉम्प्लिकेशन आ रही है SLE की, हड्डियाँ भी गलनी सड़नी शुरू हो जाएगी। फेब्रोमेल्जिया होगा, फेब्रोमेल्जिया भी जो है आपकी बॉडी के एक्स और पेन ये होता है। तो ये वो इसकी पॉसिबल कॉज एंड नेक बैक इन द SLE पेशेंट, ये पॉसिबल इसकी सिम्टम हो सकती है। आगे चलें जी, आगे चलें जी। और आगे चलें। वो कहते हैं ना कि लूपस कॉमन सिम्टम दैट इंडिकेट फ्लेयर अप, lupus flare or flare up when you lupus symptom worsen in you feel it result increase in fatigue, swelling in the legs, rashes, ulcer in the mouth, painful swelling joint, ongoing fever not due to the infection, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं, ऐसे ही होता है। तो ये उसकी एक सिम्टम्स है। आप जिस्म पे रैश आता है, जिस्म के अंदर बॉडी के अंदर पेन आते हैं, फटीक फील होती है, तो सन एक्सपोजर से ज़्यादती होती है, तो आप ये समझें कि दिस इज़ द लूपस। आगे चलते हैं। हाउ टू डायग्नोस लूपस, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, blood test for autoantibodies, other blood tests, inflammation, change in the blood cells, urine tests, biopsies, images tests including X-ray, ultrasound, MRI and CT scan। ठीक है जी, इसका एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी का, और एक ANA टेस्ट होता है, और वो है जी। आगे चलें जी।
इसमें CRP भी करवा सकते हैं आप, काफ़ी सारी डिटेल है। ANA बहुत कॉमनली करवाया जाता है, और यूरी इसको एंटी, एक और भी टेस्ट आ गया anti-DNA भी टेस्ट आ गया इसका, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये वो टेस्ट हैं जो नॉर्मली आप इसको करा सकते हैं। आगे चलें जी। आगे चलें, आगे चलें, होम्योपैथिक पे ले आए। अब आप एक डिटेल इंटरनेशनल स्टडी भी हमने आपके सामने रखी, बीच में मैंने कॉजेज फैक्टर को डिस्कस किया, साथ साथ में मेडिसिन भी डिस्कस करता रहा। तो अब आपको कॉज में भी इंक्लूड कैंसर, कैंसर की हिस्ट्री या कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस मस्ट हिस्ट्री लेनी है आपने। इन्फेक्शन के बारे में आपने लाजमी इन्वेस्टिगेट करना है कि वो वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासाइट। ठीक हो गया जी। RS वायरस है, साइकोसिस, साइकोसिस जो है किसी भी जिस्म के अंदर होगा, और यू नो कि आपको पता है कि व्हाट इज़ द साइकोसिस, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसको साइकोसिस का पता है कि व्हाट इज़ द साइकोसिस। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन है साइकोसिस। सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है जो आपका गोनोकाई है उसकी कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरिया की। किडनी डिजीज़, कार्डियक डिजीज़, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, ग्रीफ, इंजरी, एलर्जीज, अल्ट्रावायलेट रेज। आगे जी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेक्लोडर्मा, पोलीमायोसिस, डर्मेटोमायोसिस, शोगरन सिंड्रोम। अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर है जी जो कि हार्मोनल फैक्टर है। हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर बहुत अहम है। हार्मोनल फैक्टर इसलिए अहम है कि हमारे यहाँ लोग जो जो हमारे हार्मोन्स का निज़ाम है, ये बॉडी पे इसके बड़े असरात हैं, और इसकी बॉडी की सारी एफिकेसी की बड़ी डिपेंडेंसी है इस पे, हार्मोन्स पे। और हार्मोन्स अगर डिरेंज हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपके एस्ट्रोजन, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका प्रोजेस्टेरोन, तो बहुत सारे और भी हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोनल फैक्टर को भी बड़ा आम रोल है, इसलिए मैंने इसको हार्मोनल फैक्टर्स को भी यहाँ हमने डाला है। आगे जी। इन्वायरमेंटल फैक्टर का हमने बड़ा जिक्र किया। जैसे मैंने एक फैक्टर इन्वायरमेंटल का, दो अगर फर्ज के जहन में रखें कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, दिस इज इन्वायरमेंटल, कि आपकी ओजोन की लेयर वीक हो रही है और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो तेज़ आ रही हैं, तो उससे जो है ना SLE पैदा हो सकती है और होती भी है। एक मैंने आपको कहा कि आपका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की बर्न से, पेट्रोलियम के इस्तेमाल से स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा सांस की बीमारियां और मुझे स्किन की बीमारियां मिली हैं, जैसे सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा वगैरह। तो पेट्रोलियम को भी आप बड़ा इसका एनवायरमेंटल रोल है इसका। एनवायरमेंटल में देखें आपकी SLE के अंदर, SLE की अगर आप पढ़ें जाके वो मेडिसिन की लिस्ट जाके देखें अगर रेपर्टरी के अंदर, तो एक दवाई लिखी है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है वो ये जो उसकी बनती है शीट्स, एस्बेस्टोस,
और वो शीट्स जो है जिस कारखाने में वो लोग काम करते हैं और जहाँ वो इस्तेमाल होती है उनको भी SLE हो सकती है। बहुत सारे केमिकल इन्वायरमेंट में जो लोग काम करते हैं, जैसे उसमें काम करते हैं, सीमेंट के फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। दिस इज द इन्वायरमेंटल। आप किसी ऑफिस ऐसे में काम करते हैं जो स्ट्रेस आपके पे हर वक्त का स्ट्रेस है, दिस इज द इन्वायरमेंटल इमोशनल। पेंटर जो है, मैं एक प्लम्बम मेट को पढ़ रहे थे कि जो प्रोसेस होता है लंग्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलती है और ऑक्सीजन आती है, वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो होता है अलवलाई के अंदर, जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है अगर लिड उसको रोक देता है, प्लम्बम मेट उसको रोक देता है। लिहाजा जो पेंट का काम करने वाले लोग हैं उनको ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, लंग्स की ऑटोइम्यून डिजीज। तो बहरहाल हमने तो एक आपको रास्ता दिखाना है, हमने आपको एक रास्ता दिखाना है, हमने आपको ये समझाना है। हम और ये होम्योपैथिक साइंस के अंदर ये मौजूद है कि जितने फैक्टर्स मैं डिस्कस करूं इनका सारों का तोड़ होम्योपैथी के अंदर, किसी और साइंस के पास नहीं। आगे चलेंगे। अब कीमोथेरेपी, ये भी ड्रग्स के अंदर, ये मेथोट्रेक्सेट है, अमोनियोडोन्स है, ये सारी जो है ड्रग्स हैं। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, डस्ट है, गैस है, फ्यूम्स है, रेडिएशन है, ये सारी एनवायरनमेंटल फैक्टर। आगे चलें जी। ये पहले भी हम डिस्कस, आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस है, एक्यूट इंटिशियस निमोनिया है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है, ये सारे लंग्स के प्रॉब्लम है। तो ये SLE से रिलेटेड है। आगे चलें जी। हार्ट डिजीज़ है, रेनल डिजीज़ है, पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया, ये सारे आपके पैरासाइट्स ग्रुप से तल्लक रखते हैं। आगे चलें जी। इसका मैं बड़ा डिटेल जिक्र कर चुका हूँ। अब मेडिसिन पे आते हैं। आपके पास दवाइयाँ कौन सी होनी चाहिए जो SLE को ठीक करने की सलाहियत रखती है? आपके पास सोल होनी चाहिए। सोल इसलिए होनी चाहिए कि ये कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करेगी, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेस के उसको असरात को ख़त्म करेगी। आपके पास कार्सिनोस एक्सरेज होनी चाहिए कि बेशुमार एक्सरे से एक्सपोजर है, और एक्सरे ऐसा आपके पास मेडिसिन है जो एंटीसाइकोटिक है, जो एंटीसिफिलिटिक है, जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस है, ये एंटीसोरिक है। 4 मियाज़म को ये एंटीडोट करती है एक्सरे। कार्सिनोसन लंग्स है, कार्सिनोसन स्टोमा है, स्टोमिक है, कार्सिनोसन स्टोमा को भी यहाँ लिखें, कार्सिनोसन स्टोमा, STRO, स्टोमा नहीं, STRO है, स्टोमा, इसका स्पेलिंग ठीक कर दें। कार्सिनोसन मेलानोमा है, एंथ्रेक्सिनम है, मेडोरिनम है, ट्यूबरक्लोनियम है, बेशुमार जो हमारे नसोड हैं जो फंगल पैरासाइट्स और इनसे बनते हैं, वो सारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। जिनका यहाँ जिक्र नहीं भी है वो भी इस्तेमाल होंगे। जो वायरस से नसोड बनते हैं, जो बैक्टीरिया से बनते हैं, जो फंगल से बनते हैं, जैसे आपकी ईस्ट है, आपका कैनाडीडा है, ये फंगल से बनता है। अब फंगल से देखें ना, बहुत सही, आपकी एगेरिकस फंगल से बनती है, दवाई है फंगल से बनती है। तो इसलिए आपके पास मेडोरिनम होनी चाहिए, ट्यूबरक्लोनियम होनी चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलियम, H. पाइलोरी है, जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया कि एक बड़ा कॉज भी है जो सिस्टेमिक लूपस का, H. पाइलोरी भी कॉज है।
आगे चलें जी। स्ट्रेप्टोकोकैक्सियम, थूजा, सिलेशिया, एपस, वैक्सीनम, मलेंड्रीनम, लीडमपॉल, एमएमआर, इन्फ्लुएंजम और पेप्लोमा वायरस, आर्सेनिक, ब्राटाकार्प, कार्बोलिक एसिड, कार्बोवेज, कार्सिनोसन, कास्टिकम, सिस्टोस्टैन, हाइड्रोकोटाइल। अब हाइड्रोकोटाइल के मैंने यहाँ से उठा तो मैंने आगे भी जिक्र किया। हाइड्रोकोटाइल जो है ना, इसके अंदर देखें आपकी एक ऐसी दवाई है जिसके अंदर लूपस लिखा हुआ है। अब ये देखें किसने लिखा हुआ है, ये बोरक ने लिखा हुआ है। और बोरक कब प्रिंट हुआ, ये मेरा इसको भी 200-250 साल हो गए हैं। उस वक्त इसने लूपस का जिक्र किया है। और आज भी अगर उस वक्त का होम्योपैथ लूपस का जिक्र कर रहा है तो आपको तो लूपस की इची पिची निकाल के रख देनी चाहिए थी। देखे उस वक्त लूपस ऑटोइम्यून डिजीज है तो उस वक्त उसका वो जिक्र कर रहा है अल्लाह का बंदा, उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी और समरी के अंदर लिखा हुआ है हाइड्रोकोटाइल के अंदर। तो आज अगर हम SLE को समझने में कासर हैं तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। हमें सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस को समझना है। जो काम है वो काम हुए हैं, लेकिन उस काम को किसी सिमत में डालना है, इसको समझना है। तो हमने तो इसको बड़े डिटेल से गौर से चीज़ों को पढ़ा है। इसी तरह काली बाइक्रोमिकम है, ये आपकी काली क्लोर है। आगे चलें जी। ये सारी बड़ी दवाइयाँ हैं, लाइकोपोडियम। अब जो ब्लॉक लेटर की दवाइयाँ हैं, अगर लूपस के अंदर आप पढ़ें तो आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम है, हाइड्रोकोटाइल है, रस्टॉक्स है, ये बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है। आगे चलें जी। थायरोडिनम है, ट्यूबरक्लोनियम है। ट्यूबरक्लोनियम की काफ़ी सारी फैमिली है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं कि SLE सिस्टेमिक लूपस क्या है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें होता यह है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने हेल्दी टिश्यू पे अटैक कर देता है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ ये है कि ये मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, जिनमें स्किन है, जिनमें ब्रेन है, जिनमें लंग्स है, जिनमें किडनी है, जिनमें हार्ट है, जिसमें जोड़ हैं, जिसमें बोन्स हैं। तो ये मल्टी ऑर्गन्स को, पहले हमने ऑटोइम्यून डिजीज़ पढ़ी थी, वो ये करती थी कि किसी को लंग्स पे अटैक हो रहा है, किसी के जोड़ों पे अटैक हो रहा है, किसी के सर पे अटैक हो रहा है, किसी के ब्रेन पे हो रहा है, किसी के गट पे अटैक हो रहा है। ये जो वो सीलियक है, चाहे वो क्रोन डिजीज़ है, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे वो लेकोडर्मा है, तो वो एक एक ऑर्गन को वो पकड़ रही थी। सिस्टेमिक लूपस मीन्स के मल्टीपल ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसके कॉजेटिव फैक्टर बहुत ज़्यादा फिर खुल गए हैं। इसमें एनवायरमेंटल, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें ड्रग्स, इसमें इन्फेक्शंस, इसमें बड़ी ज़्यादा डिटेल है। तो वो सारे जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो इसमें पैरासाइट। अब पैरासाइट हमने जितनी आगे पढ़ी थी उसमें आपको पैरासाइट का जिक्र कम था, होगा कहीं मैंने किया होगा, लेकिन पैरासाइट का मैंने अभी इसमें डिटेल्ड जिक्र आ गया कि कितनी पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट में नंबर 1 पे उसने ये रखा है कि वो पेट के कीड़े को रखा है, फिर उसने मलेरिया पैरासाइट को रखा है, टॉक्सोप्लाज्मा को उसने रखा है। तो पैरासाइट, और पैरासाइट की बड़ी लंबी चौड़ी मैंने सारी जो दवाइयाँ पैरासाइट्स की हैं, वो चाहे साइना है, वो ट्रिक्रोम है, वो चेलोन है, वो स्पाइजेलिया है, बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो जितने कॉजेटिव फैक्टर्स हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ की एंड स्पेशली SLE के, वो सारों से हम बड़े खूबी वाकफ़ हो गए हैं
और सारों को एड्रेस करने की होम्योपैथिक सलाहियत रखती है। एड्रेस मीन कि उनको ठीक करने की सलाहियत रखती है, और ये हमारे लोग उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम दुनिया को ये बावर कराने में नाकाम रहे हैं कि हम ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक कर दें। ये मेरी जो सीरीज़ है ये दुनिया में ये बात बावर करवा रही है और दुनिया को समझा रही है। हम हर कॉजेटिव फैक्टर को, अपनी हर मेडिसिन की डिटेल को दुनिया के सामने रख रहे हैं ताकि ऑटोइम्यून डिजीज दुनिया में ठीक हो। और ठीक होने का मकसद ये है कि होम्योपैथी का फ़रोग हो और दुनिया में जो लोग इससे मुतासर हैं वो इससे छुटकारा हासिल करें। ठीक है जी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। देखिए जी, दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जो मेथड है वो कॉजेटिव फैक्टर का। हमने सिम्टोमेटोलॉजी को सबसे आखिर में रखा। पॉजिटिव फैक्टर क्या, मियाज़मेटिक फैक्टर क्या है, वो कॉज क्या है। देखें जितनी डिटेल हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनली भी जो डिटेल वो सारे कॉजेज पे, पर ड्रग्स कॉज है ना, सिम्टम तो SLE है, ड्रग कॉज है। और ड्रग्स के अंदर बेशुमार चीज़ें। अलामत क्या है? अलामत तो SLE है भाई, SLE अलामत है, एक डिजीज़ का नाम है SLE। उसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर आप देखें, उसके पीछे देखें ड्रग अब्यूज़ आ गया, उसके पीछे इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, उसके पीछे हार्मोनल फैक्टर आ गया, उसके पीछे इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई जिसमें वायरल है, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें पैरासाइट्स है, जिसमें फंगल है। तो उस कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है। ये हमेशा याद रखें, आप जब भी अलामात के गोरख धंधे में पड़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे। तो लॉ ऑफ केयर जो दुनिया में तीसरा अफरोज़म है, वो कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो अलामात के पीछे बीमारी के पीछे सबब और फिर दवा पे दस्तरस और शफा के दरमियान हाल रुकावटों को दूर करने की सलाहियत रखता है। ये मैंने नहीं कहा, ये अनिमन ने कहा है। तो लिहाजा किसी की ये जो बात है ना, ये कि जो कहता है मैं अलामात कहाँ से क्रिएट होंगी? वो भाई अलामात के लिए आप अगर माल्टे का दरख्त लगाएंगे तो माल्टा उस पर आएगा ना, उस पर वो तो नहीं आएगा अखरोट या सेब तो नहीं लग सकते। आप रीछ के जो वो होगा कंसेप्शन रीछ से रीछनी की करवाएंगे तो उससे रीछ पैदा होगा ना। तो अलामात के पीछे स्टोरी है, हर अलामात के पीछे एक कॉज है। अब एक बंदे को इनफर्टिलिटी है, उसके यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो बच्चे पैदा होने की बेशुमार वजूहत हैं। क्या वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है कहीं? क्या उसके अंदर जरासीम की कमी तो नहीं है? क्या वो खुद ठीक है? क्या उसकी बेगम भी ठीक है या नहीं ठीक है? तो अब एक मेनोपास औरत गुजार चुकी है, आप उसको कहेंगे बच्चे पैदा करेगी, कहाँ बच्चे पैदा करेगी? पॉजिटिव फैक्टर पे जाएंगे। ये जो गोरख धंधा है, अलामात अल्टीमेटली ठीक है, अलामात जानता है मरीज। नैश ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया, पेशेंट नोज व्हाट इज द सिम्टोमेटोलॉजी एंड डॉक्टर नोज व्हाट इज द पैथोलॉजी। ठीक है ना? अलामात के सर दर्द है, सर दर्द कितनी वजूहात की वजह से हो सकता है। आपकी नींद पूरी नहीं, सर दर्द है। आपका ब्लड प्रेशर है, आपको सर दर्द है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो सर दर्द है। आपको नज़ला है तो आपका सर दर्द है। BP रेज है तो सर दर्द है। आपके कॉन्स्टिपेशन है तो सर दर्द है। आपकी इंजरी हुई तो आपको सर दर्द है। तो सर दर्द तो भाई मेरे एक अलामत है। कफ है ना, कफ TB की भी कफ हो सकती है। कफ कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी कफ हो सकती है। गुर्दे फेल हो तो लंग्स में पानी पड़े तो तब भी कफ हो सकती है। हार्ट इनलार्जमेंट हो तो लंग्स में पानी पड़े तो कार्डियक कफ हो सकती है। तो कफ तो कई कफ
नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, ओके।